गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रंग त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है बीएड का पेपर स्टार्ट हो गया है। आपका टीचर एजुकेशन से आपका रिवीजन पार्ट जा चुका है। आज आपका फाइनल रिवीजन पार्ट जाएगा। इससे पहले की वीडियो आप लोग देख लेंगे और उसे आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज का जो रिवीजन पार्ट है इसे भी आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में एक काम और आपको करना है कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट टीचर एजुकेशन से। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है आपका, एनसीईआरटी ने कौन से पोर्टल पर छात्रों और अध्यापकों के लिए 34 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया? पहला ऑप्शन आपका स्वयं, दूसरा ऑप्शन है स्वयं प्रभा, थर्ड है आपका मूक्स और लास्ट ऑप्शन है आपका सीबीएसई पॉडकास्ट। तो इसका आंसर है ए, स्वयं। ठीक है, एनसीईआरटी ने स्वयं पोर्टल पर छात्रों और अध्यापकों के लिए 34 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया। अब आपको पता होना चाहिए कि स्वयं है क्या। पहले तो आपको पता होना चाहिए स्वयं का फुल फॉर्म। ये आपको पता होना चाहिए स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। स्वयं का एस से आपका होगा स्टडी, डब्ल्यू से होगा आपका वेब्स, ऑफ, ए से होगा आपका एक्टिव, फिर आपका एल से एक्टिव लर्निंग और फॉर, वाई से होगा आपका यंग और फिर आपका ए से होगा एक्सप्रिंग और लास्ट एम से होगा आपका माइंड। यानी कि आपका स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सप्रिंग माइंड होगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 9 to 10 पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये क्लास में होती है। ये डिजिटल में डिवाइडेड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में ये भी याद रखना है आपको कि प्रतिष्ठित संस्थानों के पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। छात्र इन्हें पाठ्यक्रम में निःशुल्क प्रवेश ले सकते हैं। ये भी आपको ध्यान। इसमें आपके 4 कोऑर्डिनेटर होते हैं, वीडियो, कंटेंट, डाउट और आपका कौन सा चीज़ होता है। यानी आपके चारों चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। यानी आपका एक पीडीएफ में पार्ट होता है, एक शिक्षण वीडियो होगा, एक आत्म मूल्यांकन अभ्यास होगा और लास्ट आपका चर्चा मंच होगा। यानी कि आपका कंटेंट, वीडियो, डाउट, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। कोऑर्डिनेटर 4 होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर आपका आता है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा में आपके 34 चैनल्स हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये सितंबर 2016 में आया था। इसको ध्यान रखेंगे, कई बार इसका डेट भी पूछ लेते हैं। स्वयं प्रभा कब आया था? सितंबर 20 यानी कि 2016 में आया था। इसमें आपका आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के आधार पर यानी इसके तहत प्रारंभ किया गया था और ये 24/7 यानी 24/7 के आधार पर देश में प्रत्येक कोने में डीडीएच यानी कि आपका डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 चैनल इसमें आते थे और ये गुणवत्ता भी इसकी होती थी। यानी कि इसकी जो शिक्षण पद्धति है वो उस पर गुणवत्ता दिखाई देती थी। इसमें बच्चे डायरेक्ट टू होम यानी डीडीएच, ये आपको पता है ना, डीटीएच, जो कि हम लोग उसमें भी देखते हैं, आप लोग टीवी में भी देखते हैं। वो आपका दूरदर्शन जो आता है वो आपका क्या है, डायरेक्ट टू होम है। उसमें आपका क्या होता है, हर 4 घंटे पे फिर से रिवाइज़ होता है। तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। फिर आपका आता है दीक्षा। दीक्षा पोर्टल भी आपको ध्यान रखना है। दीक्षा का भी आपको पहले फुल फॉर्म आपका कई बार आ जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। ये भी एक पोर्टल है। इसके बाद से आपके और भी पोर्टल्स हैं, जैसे आपका पोर्टल आ जाता है सीबीएसई पॉडकास्ट। ये एक शिक्षावाणी है। शिक्षावाणी सीबीएसई की एक ऑडियो आधारित सीखने की एक पहल है, जो आपका एंड्रॉयड ऐप स्टोर के माध्यम से उपलब्ध होता है। जो पॉडकास्ट है वो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के विभिन्न विषयों पर कवर करता है और अंग्रेजी और हिंदी में भी ये उपलब्ध होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद से आपका आता है मूक्स। मूक्स के बारे में अगर पहले उसका फुल फॉर्म देखेंगे, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये आपका खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम है और ये निःशुल्क उपलब्ध है। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसमें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। साथ साथ भारतीय और विदेशी संस्थानों द्वारा इसे पढ़ाया भी जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे बहुत सारे पोर्टल हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। मेन पोर्टल्स मैं आपको बता दे रही हूँ, उसे आप ध्यान रखेंगे। स्वयं के बारे में आपने पढ़ लिया। स्वयं का पहले आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सप्रिंग माइंड। फिर आपका आता है स्वयं प्रभा, जो आपके 34 चैनल्स हैं। 2016 में ये आया और इसमें आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत प्रारंभ किया गया था और इसमें 24/7 आधार पर देश के प्रत्येक कोने में डीडीएच यानी डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान किए गए। ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ आपका दीक्षा है, इसका पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। शिक्षा का फुल फॉर्म क्या है आपका, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। ये भी एक पोर्टल है जो कि आपके टीचर के एजुकेशन के लिए, उनके समाधानों के लिए सक्षम और तेज वृद्धि करने के लिए होता है। फिर आपका आता है मूक्स। मूक्स आपका फुल फॉर्म पहले याद रखना है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जिसे हम खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं। ये खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। साथ साथ ये निःशुल्क पाठ्यक्रम है, यानी ये निःशुल्क आपको उपलब्ध है। साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसमें आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है और भारतीय और विदेशी जितने भी संस्थान हैं उसके द्वारा भी पढ़ाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अध्यापक शिक्षा के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और लास्ट ऑप्शन है 7। तो इसका आंसर है बी 5। भारत में अध्यापक शिक्षा के इतिहास को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका प्राचीन कालीन अध्यापक शिक्षा का काल, जो कि आपका 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। दूसरा आपका बौद्धकालीन अध्यापक शिक्षा का काल, जो कि आपका 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी है। फिर आपका आता है मुस्लिम कालीन अध्यापक शिक्षा, जो कि आपकी 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी है। फिर आपका आता है ब्रिटिश काल यानी ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा का काल, जो आपकी 1700 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक है। और फिर लास्ट आपका है स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा का काल, जो कि आपका 1914 ईस्वी से अब तक का है। मैं फिर से रिवाइज़ कर दे रही हूँ। पहला है आपका प्राचीन कालीन अध्यापक शिक्षा काल, जो कि आपका 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व है। बुद्धकालीन अध्यापक शिक्षा, जो कि आपका दूसरा काल है, वो आपका है 500 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी। थर्ड है आपका मुस्लिम कालीन अध्यापक शिक्षा, जो कि आपकी 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी है। फिर आपका आता है ब्रिटिश कालीन अध्यापक शिक्षा, जो कि आपके 17 ईस्वी से 1947 ईस्वी है। फिर आपका लास्ट आता है स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा, जो कि आपका 1700 यानी कि 1947 ईस्वी से लेकर अब तक है। तो ये आपको 5 भागों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र हैं। पहला ऑप्शन आपका नवीन शिक्षा पद्धति संबंधी प्रशिक्षण, दूसरा आपका शिक्षण एवं शोध संबंधी प्रशिक्षण, थर्ड है आपका प्रशासनिक दक्षता संबंधी प्रशिक्षण और लास्ट ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपकी नवीन शिक्षा पद्धति संबंधी प्रशिक्षण आएगा, शिक्षण एवं शोध संबंधी प्रशिक्षण आएगा और आपका प्रशासनिक दक्षता संबंधी प्रशिक्षण आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षण के कार्य कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन नवीन शैक्षिक पद्धतियों का निर्माण, दूसरा आधुनिक परिवर्तन के लिए जागरूकता, थर्ड है आपका संप्रेषण कुशलता का विकास और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के कार्य में आपका नवीन शैक्षिक पद्धति का निर्माण आएगा, आधुनिक परिवर्तन के लिए जागरूकता आएगा और संप्रेषण कुशलता का विकास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी, दूसरा ऑप्शन है किंडरगार्टन, थर्ड है आपका प्री बेसिक और लास्ट ऑप्शन ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। पूर्व प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपके मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन और प्री बेसिक आता है, ये इसके प्रकार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा डीएलएड पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है सिद्धांत पाठ्यक्रम, दूसरा आपका प्रयोगात्मक कार्य, थर्ड है आपका और ब दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी सिद्धांत पाठ्यक्रम और प्रयोगात्मक कार्य ये दोनों ही आपके समावेशी शिक्षा डीएलएड पाठ्यचर्या के अभिन्न अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1959 में शिक्षण के शाब्दिक व्यवहार के अंकन और विश्लेषण हेतु एक विशिष्ट प्रणाली का विकास किसने किया? पहला ऑप्शन है वशिष्ठ और अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन रिचर्ड ओवर, थर्ड है आपका कर्ट लेविन और लास्ट ऑप्शन आपका नेडे फ्लेंडर। इसका आंसर है डी, नेडे फ्लेंडर। नेडे फ्लेंडर ने 1959 में शिक्षण के शाब्दिक व्यवहार के अंकन और विश्लेषण हेतु एक विशिष्ट प्रणाली का विकास किया, जिसे हम फ्लेंडर की अंतरक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपका वर्बल बिहेवियर पर बेस्ड था, जो कि आपका नेड ए फ्लेंडर ने दिया था। इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैंने इसको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा है, इसको आप देख लेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। उससे मैंने हर एक टर्म को मैंने इसको रिफाइन किया है। इसमें आपके 3 कथन होते हैं, एक होता है आपका टीचर टॉक, दूसरा होता है आपका छात्र टॉक यानी कि आपका स्टूडेंट टॉक और लास्ट आपका होता है साइलेंस या कन्फ्यूज़न। तो इसको भी मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपका जो आपका टीचर टॉक है उसमें भी आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे? आपके पूरे 10 पॉइंट होते हैं। नेडे फ्लेंडर ने आपके 10 श्रेणियों में इसको विभाजित किया है, जो कि आपके 3 कथन के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको हर एक टर्म को याद करना है, हर एक पॉइंट को याद करना है। 1 से लेकर 10 तक जितनी भी श्रेणियाँ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो इसके लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ साथ में आपको आई कार्ड में भी शो कर रहा होगा। तो ये आप लोग नेडे फ्लेंडर का अंतरक्रिया सिद्धांत आप लोग देख लेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके बाद से ये अगर क्वेश्चन आ गया कि शाब्दिक व्यवहार किसने दिया, शाब्दिक व्यवहार में विश्लेषण किसने किया, तो नेडे फ्लेंडर ने किया। अगर अशाब्दिक आएगा तो गिलॉय का नाम आएगा। सिर्फ शाब्दिक वर्बल जो बिहेवियर है वो आपका फ्लेंडर के द्वारा दिया गया है, जिसमें आपका अध्यापक कथन, विद्यार्थी कथन, मौन या विभ्रांति आएगा। इसके बाद से आपको अध्यापक कथन में भी 2 भागों में बांटा है, एक आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इसको भी ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष व्यवहार और अप्रत्यक्ष व्यवहार।
ठीक है। उसके बाद से फ्लेंडर की 10 श्रेणियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्याख्या देना किस कथन के अंतर्गत आता है, तो वो आपका अध्यापक कथन के अंतर्गत आता है, क्योंकि टीचर क्या करता है, वो आपको लेक्चर देता है, तो वो आपके व्याख्यान कथन के अंतर्गत आएगा। तो ये सब क्वेश्चन भी आपके मिला के आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 1 से लेकर 10 तक श्रेणियों के बीच में बहुत सारे टर्म्स होंगे जो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं बोर्ड परीक्षा में परीक्षा का फॉर्मूला है। पहला ऑप्शन है आपका 30:30:40, दूसरा ऑप्शन है 30:40:30, थर्ड ऑप्शन आपका 30:30:30 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए 30:30:40, यानी 12वीं बोर्ड परीक्षा में परीक्षा का फॉर्मूला आपका 30:30:40 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का लक्ष्य 4 वर्षीय एकीकृत बीएड 2030 तक शिक्षण के लिए आवश्यक डिग्री होगी। पहला ऑप्शन है न्यूनतम, दूसरा ऑप्शन है अधिकतम, थर्ड ऑप्शन है अनुकूलतम और लास्ट ऑप्शन है मौलिक। तो इसका आंसर ए न्यूनतम। सरकार का लक्ष्य 4 वर्षीय एकीकृत बीएड 2030 तक शिक्षण के लिए आवश्यक डिग्री आपकी न्यूनतम होगी। इसमें एक चीज़ आपको और याद रखनी है, एक आपका है ITEP, यानी आई से इंटीग्रेटेड, ई से आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये पूरा फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, इसमें प्रवेश आपका राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एकीकृत अध्यापक शिक्षा प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, इसको हम इंग्लिश में क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इसके द्वारा इसमें प्रवेश आपका किस में होगा, राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयामों को नाम दिया गया है। पहला ऑप्शन 6A's, दूसरा ऑप्शन 6S, थर्ड ऑप्शन 7A's और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए 6A's। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयामों को आपका 6A's नाम दिया गया है। 6A's में आपके 6 कौन कौन से हैं, एक आपका है असेसमेंट यानी कि आंकलन, दूसरा आपका ऑटोनॉमी यानी कि स्वायत्ता, थर्ड है आपका अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही, फोर्थ है आपका अटेंशन टू टीचर यानी अध्यापक पर ध्यान, फिफ्थ है आपका पूर्व बाल्यकाल विकास पर ध्यान यानी अटेंशन टू अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और लास्ट है आपका संस्कृति पर ध्यान यानी अटेंशन टू कल्चर। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, असेसमेंट, ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी, अटेंशन टू टीचर, अटेंशन टू अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और लास्ट है आपका अटेंशन टू कल्चर। तो ये भी आपको याद रखना है। आंकलन, स्वायत्ता, जवाबदेही, अध्यापक पर ध्यान, पूर्व बालिका विकास पर ध्यान और लास्ट है आपका संस्कृति पर ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है 5+3+3+4, दूसरा ऑप्शन है 5+3+4+3, थर्ड ऑप्शन है 5+4 और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए 5+3+3+4। वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन आपका 5+3+3+4 है। 5 आपका फाउंडेशन स्टेज है, 3 आपका क्या है, आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, फिर 3 आपका क्या है, मिडिल एज है और लास्ट आपका 4 आपका सेकेंडरी स्टेज है। ये आपको याद रखना है। किसकी अध्यक्षता में आया, के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में आया। ये भी याद रखना है, इसको मंजूरी कब दी गई, 29 जुलाई 2020 में इसको मंजूरी दी गई। ये भी आपको याद रखना है। साथ साथ ये भी याद रखना है कि इसका मूल्यांकन कैसा क्षेत्र है, तो इसका मूल्यांकन में आपका व्यापक क्षेत्र है, जिसमें आपकी सतत प्रक्रिया आ जाती है, शिक्षण प्रक्रिया को अभिन्न अंग माना जाता है और छात्र के व्यक्तिगत भिन्नता और सामूहिक आवश्यकता को पूरा करता है। ये सभी आपके मूल्यांकन की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक को अरबी भाषा में कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आलिम, दूसरा ऑप्शन है कालिम, थर्ड ऑप्शन है मालिम और लास्ट ऑप्शन है सालिम। इसका आंसर है ए आलिम। अध्यापक को अरबी भाषा में आलिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अध्यापक को अरबी भाषा में आलिम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा को कितने स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 6। तो इसका आंसर है ए 3, यानी इतिहास की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा को 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। पहला है आपका मोनोटोरियल प्रणाली, दूसरा आपका अध्यापक प्रशिक्षण और लास्ट आपका अध्यापक शिक्षा। ये तीनों ही स्तर आपके इतिहास की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा में बांटे गए हैं। पहला क्या है, मोनोटोरियल, दूसरा आपका अध्यापक प्रशिक्षण और तीसरा आपका अध्यापक शिक्षा। मोनोटोरियल व्यवस्था अगर पूछा जाए तो इसका काल अगर पूछा जाए तो वो भी आपको याद रखना है, 1800 ईस्वी से 1880 ईस्वी। 1800 ईस्वी से 1880 ईस्वी आपका मोनोटोरियल व्यवस्था है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अध्यापक शिक्षा को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अध्यापक शिक्षा में आपके व्यवस्था, आपका इतिहास, आपके कितने भागों में बांटा है ये आपको पता है। साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से आयोग आए।
जैसे कि आपको सेडर आयोग 1917 में आया, ये आपको याद रखना है। हंटांग कमेटी कब आई? 1929 में आई। फिर विश्वविद्यालय आयोग 1948, जो कि आपकी स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला आयोग शिक्षा आयोग है, वो आपको याद रखना है। 1948 यानी विश्वविद्यालय आयोग, जिसे हम राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद से आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं, और साथ साथ मुदालियर भी बोलते हैं, मुदालियर शिक्षा भी बोलते हैं, शिक्षा आयोग भी कहते हैं, तो वो आपका 1952-53 में आया। उसके बाद से आपका कोठारी आया, कोठारी कमीशन 1964-66। उसके बाद से आपकी NEP स्टार्ट हो जाते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो कि आपकी सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन सी है आपकी? 1968 की है। उसको आप उल्टा कर देंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 हो जाएगा, दूसरा आपका शिक्षा आयोग है। उसके बाद से आपका लास्ट आपका कौन सा है? 2020। आपका जो 1986 है, उसके बाद से संशोधित POA आया था, प्लान ऑफ एक्शन आया था 1992 में, वो भी आप याद रखेंगे। संशोधित रूप पूछेगा तो 1992 करेंगे। और हमारा लास्ट, हमारा जो थर्ड आपका शिक्षा आयोग है, वो आपका 2020 है, के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी कई बार आ जाती हैं डेट वाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आयोग किसके बाद आया है। ठीक है, आयोग आपको याद होना चाहिए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको आयोग तो पता ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT ने अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया? पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन है 1962, तीसरा ऑप्शन है 1964 और लास्ट ऑप्शन 1965। तो इसका आंसर है सी, 1964। NCERT ने अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आपका 1964 में शुरू किया। इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि शिक्षा का प्रांतीय संस्थान और विज्ञान शिक्षा का प्रांतीय संस्थान आपका कब स्थापित हुआ? आपका 1964 में ही स्थापित हुआ। 1964 में आपका अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू हुआ, और साथ साथ शिक्षा का प्रांतीय संस्थान और विज्ञान शिक्षा का प्रांतीय संस्थान आपका 1964 में ही किया गया था, स्थापित किया गया था। इसके बाद से भारतीय शिक्षा प्रशिक्षक संघ की स्थापना कब हुई? ये भी आपको याद रखना है, तो 1950 में हुई थी। भारतीय शिक्षा प्रशिक्षक संघ की स्थापना कब हुई? 1950 में। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि शिक्षा प्रशिक्षक संघ कब स्थापना हुई, तो 1950 में हुई। साथ साथ एक चीज़ और याद रखेंगे आप, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे हमने शिक्षक प्रशिक्षण संघ पूछा, कब इसकी स्थापना कब हुई, तो उसकी स्थापना आपकी 1950 में हुई। और वहीं अगर पूछ लेगा कि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रधानाचार्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, तो वो भी आपको याद रखना 1950 में ही हुआ था। एक चीज़ और याद रखेंगे, इसमें शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य में प्रथम सम्मेलन 1951 की अध्यक्षता में किया था। किसकी अध्यक्षता में किया था, ये भी याद रखना है, तो वो आपकी श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। यानी हमारा शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रथम सम्मेलन 1950 में हुआ था। 1950 में ही आपका भारतीय शिक्षा परिषद संघ की स्थापना हुई। और साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये प्रधानाचार्य के प्रथम सम्मेलन है, जो आपके 1951 में की गई थी, वो किसकी अध्यक्षता में की थी? श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं हैं। पहला ऑप्शन है NCERT, दूसरा ऑप्शन है SCERT, थर्ड है आपका डाइट और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अध्यापक शिक्षा की संस्थाएं में आपका NCERT, SCERT और डाइट, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। NCTE भी इसमें इंक्लूडेड है। आपको पता होना चाहिए NCERT की स्थापना कब हुई, तो 1961 में हुई। अगर SCERT पूछेगा और डाइट, ये मैंने अलग अलग पढ़ाया हुआ है, इसे आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई कार्ड में मिल जाएगा। डाइट की स्थापना कब हुई? 87 में हुई, 86-87 बोलेंगे, उसकी स्थापना आपकी डाइट की हुई। इसमें ही आपका ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड भी आपका 86-87 है, वो भी आपको ध्यान रखना है। साथ साथ आपको और भी चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि आपका है NCTE। NCTE की बात करें तो इसका लागू कब किया गया? 1973 में इसको लागू किया। आपका संवैधानिक निकाय कब बना? 1993 में बना। और वैधानिक संस्था आपकी कब बनी? वैधानिक निकाय कब बना? आपका 1995 में बना। ये तीनों ही डेट आपकी पूछ ली जाती है, उसको आपको याद रखना है। साथ में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसके 17 क्षेत्रीय कार्यालय हैं NCERT के, 1961 में जो हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। तो ये हर एक चीज़ जो है आपको मैं डेट वाइज बता रही हूँ, वो कई बार डेट वाइज पूछ लेता है, तो हर एक चीज़ को आप लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को कला और विज्ञान माना जाता है। पहला ऑप्शन है शिक्षण तकनीकी में, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण शास्त्र में, थर्ड ऑप्शन है प्रशिक्षण तकनीकी में और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी में। तो इसका आंसर भी शिक्षण शास्त्र में। शिक्षण को कला और विज्ञान माना जाता है आपका पेडागोजी में, यानी कि शिक्षण शास्त्र में। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी शिक्षण हम करते हैं तो उसमें कला और विज्ञान दोनों ही माना जाता है, यानी हम जब पेडागोजी पढ़ाते हैं तो आपका कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में सर्वप्रथम अध्यापक प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था प्रारंभ हुई? पहला ऑप्शन है वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध काल, थर्ड है आपका मध्य काल और लास्ट ऑप्शन है ब्रिटिश काल।
तो इसका आंसर है बी, बौद्ध काल। सर्वप्रथम आपका बौद्ध काल में अध्यापक प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था शुरू कर दी गई। आपको पता है वैदिक काल में आपके कहाँ पढ़ाया जाता, पेड़ के नीचे गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, तो वो आपका औपचारिक नहीं अनौपचारिक शिक्षा होती थी। पर हमारा जब बौद्ध काल आया तो उसमें वठों और विहारों में पढ़ाया जाने लगा, तो वो आपकी औपचारिक व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक है, यानी आपको कौन सा काल लिखना है, बौद्ध काल में सर्वप्रथम अध्यापक प्रशिक्षण की औपचारिक व्यवस्था प्रारंभ हुई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किस यूरोपीय मशीनरी ने पथ प्रदर्शन का कार्य किया? पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है डच, तीसरा ऑप्शन है डेनिश और लास्ट ऑप्शन है फ्रांसीसी। तो इसका आंसर है सी, डेनिश। डेन में क्या किया, भारत में शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में यूरोपीय मशीनरी के पथ प्रदर्शन का कार्य किया। और कहाँ किया, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले किया। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1819 में कलकत्ता विद्यालय परिषद की कितने रुपए मासिक सहायता अनुदान देने की घोषणा ईस्ट इंडिया कंपनी ने संचालकों ने की थी? पहला ऑप्शन है 200 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 300 रुपये, तीसरा आपका 400 रुपये और लास्ट ऑप्शन है 500 रुपये। तो इसका आंसर है डी, 500 रुपये। वर्ष 1819 में कलकत्ता विद्यालय परिषद के आपके 500 रुपये मासिक सहायता अनुदान देने की घोषणा ईस्ट इंडिया कंपनी ने संचालन में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रशिक्षण की दृष्टि से कौन सा युग ह्रास की युग की कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वैदिक युग, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध युग, थर्ड है आपका मुस्लिम युग और लास्ट ऑप्शन है ब्रिटिश युग। तो इसका आंसर है सी, मुस्लिम युग। शिक्षण प्रशिक्षण की दृष्टि से आपका मुस्लिम युग ह्रास की युग का कहा जाता है। उस समय ह्रास का युग चल रहा था, इसलिए उसको मुस्लिम काल को ही आपका शिक्षण प्रशिक्षण की दृष्टि से ह्रास का युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को शिक्षक प्रशिक्षण का प्रेरणा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है इंग्लैंड और लास्ट ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका आंसर है बी, अमेरिका। अमेरिका देश को आपका शिक्षण प्रशिक्षण का प्रेरणा कहा जाता है और ह्रास आपका मुस्लिम काल को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के तहत भारत में शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की अनुशंसा की थी? पहला ऑप्शन है एडम्स रिपोर्ट ने, दूसरा ऑप्शन है वुड के घोषणा पत्र ने, तीसरा आपका 1813 के चार्टर एक्ट ने और लास्ट ऑप्शन ये सभी ने। तो इसका आंसर है सी, 1813 के चार्टर एक्ट ने। इंग्लैंड के तहत भारत में शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की अनुशंसा आपकी सबसे पहले वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड रिपन, थर्ड है आपका लॉर्ड कर्जन और लास्ट ऑप्शन चार्ल्स वुड। तो इसका आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन। भारत में केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना आपकी लॉर्ड कर्जन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवारत अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य अध्यापक के निरंतर विकास से है। इसमें अध्यापक का स्वयं एवं शैक्षिक विकास किया जाता है। ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है M.B. बुच ने, दूसरा ऑप्शन है केन ने, थर्ड है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने और लास्ट ऑप्शन स्वामी विवेकानंद ने। इसका आंसर है ए, M.B. बुच ने। M.B. बुच का ये स्टेटमेंट है कि सेवारत अध्यापक शिक्षा एक क्रियाबद्ध योजना है जिसका उद्देश्य अध्यापक के निरंतर विकास से है। इसमें अध्यापक का स्वयं एवं शैक्षिक विकास किया जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें केन की, तो केन ने कहा कि ये वे समस्त क्रियाएं एवं पाठ्यक्रम जिनका उद्देश्य सेवारत अध्यापक के व्यावसायिक गुणों को स्थायी करना तथा उसमें इच्छा शक्ति एवं कौशलों का विकास करना होता है, अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय में आता है। केन ने क्या कहा कि वे समस्त क्रियाएं एवं पाठ्यक्रम जिनका उद्देश्य सेवारत अध्यापक के व्यावसायिक गुणों को स्थायी करना तथा उसमें इच्छा शक्ति एवं कौशलों का विकास करना होता है, अध्यापक शिक्षा के प्रत्यय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि आपका 1953 मुतालिर आयोग आया था, किन क्रियाओं की सिफारिश की जो कि प्रशिक्षण संस्थाओं में दी जाती चाहिए? पहला ऑप्शन है आपका पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है गोष्ठी एवं व्यवहारिक वाद विवाद, थर्ड है आपका ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि आपका मुतालिर आयोग भी कहा जाता है, आपका किस पे है? आपका पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और गोष्ठी एवं व्यवहारिक वाद विवाद की क्रियाओं की सिफारिशों में जो कि आपका प्रशिक्षण संस्थाओं से दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की विशेषता है? पहला ऑप्शन है निरंतर विकास की प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, थर्ड है आपका सामाजिक परिवर्तन का सशक्त साधन और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा की क्या विशेषता है? यानी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर विकास की प्रक्रिया है और सामाजिक परिवर्तन में सशक्त साधन देती है। तो ये आपकी शिक्षा की विशेषताओं में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है अध्यापकों में गुणवत्ता लाना, दूसरा ऑप्शन नवीन शिक्षा प्रवर्तनों पर अवगत कराना,
थर्ड आपका नवीन ज्ञान का प्रसार एवं प्रसार करना, और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य आपका अध्यापकों में गुणवत्ता लाना, नवीन शिक्षा प्रवर्तन से अवगत कराना और नवीन ज्ञान का प्रसार एवं प्रचार करना होता है। साथ साथ इसमें प्रविधि कौन सी यूज़ होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें प्रविधि आपकी अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप, सेमिनार्स, प्रशिक्षण समूह इसमें प्रयुक्त की जाती है, इस प्रविधि को यूज़ किया जाता है। साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि सेवारत परीक्षा जो अध्यापक शिक्षा है उसके अभिकरण में आपके कौन कौन से आएंगे। आपका SCERT आएगा, डाइट आएगा, NCERT आएगा, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। सेवारत अध्यापक शिक्षा में आपको और चीज़ें याद रखनी है, जैसे प्री सर्विस और इन सर्विस में अंतर आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। प्री सर्विस होता है यानी कि आप पहले से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे आप BEd MAd कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, आपका प्री सर्विस होगा। इन सर्विस जब आप कहीं नौकरी करने लग जाते हैं तो वो आपका इन सर्विस होगा, ठीक है। तो ये भी आपको अंतर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण क्लिष्टता के संदर्भ में संक्षिप्तीकरण कक्षा शिक्षण विधि है, ये कथन किसका है। पहला ऑप्शन है D. एलन का, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर P. सिंह का, थर्ड ऑप्शन है आपका B. M. शोर का, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है A. D. एलन का। D. एलन का ये स्टेटमेंट है कि सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण क्लिष्टता के संदर्भ में संक्षिप्तीकरण कक्षा शिक्षण विधि है। ये आपका स्टेटमेंट किसका है, एलन का है। अगर हम डॉक्टर P. सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण में विशिष्ट कक्ष व परिस्थितियाँ निहित होती हैं जो सीमित आकार, क्षेत्र तथा समय अवधि से संबंधित होती है। डॉक्टर P. सिंह ने क्या कहा कि सूक्ष्म शिक्षण में विशिष्ट कक्ष व परिस्थितियाँ निहित होती हैं जो सीमित आकार, क्षेत्र तथा समय अवधि से संबंधित होती है। वही अगर हम बात करें B. M. शोर की तो उन्होंने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कक्ष यानी कि कक्ष शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। ये स्टेटमेंट किसका है, शोर का है। B. M. शोर ने क्या कहा कि सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तथा कक्ष शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण के बारे में ये भी याद रखेंगे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्टार्ट हुआ था, D. एलन ने इनको स्टार्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का रूप है। पहला ऑप्शन है सरलीकृत, दूसरा ऑप्शन है विश्लेषिक, थर्ड ऑप्शन है वास्तविक, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है A. सरलीकृत। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का सरलीकृत रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र शिक्षण के अभ्यास विधि प्रयुक्त करते हैं। पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नोत्तर विधि, थर्ड है आपका आगमन निगमन विधि, और लास्ट ऑप्शन योजना विधि। तो इसका आंसर है B. प्रश्नोत्तर विधि। छात्र शिक्षण के अभ्यास विधि में आपका प्रश्नोत्तर विधि प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन का श्री गणेश कब हुआ। पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन 1963, थर्ड ऑप्शन 1965 और लास्ट ऑप्शन 1970। तो इसका आंसर है B. 1963 में। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन जो कि आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है वो आपका 1963 में इसका श्री गणेश हुआ। आपको ये लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आपको आई कार्ड में भी शो करेगा। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, आपको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया है, उससे आप लोग को हेल्प मिलेगी। इसमें से क्वेश्चन आपके बन रहे हैं तो इसको जरूर देख के जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय के लक्षण हैं। पहला ऑप्शन है कुछ निश्चित कौशलों की आवश्यकता, दूसरा ऑप्शन है कौशल जन्मजात नहीं, थर्ड ऑप्शन है समाज के समकक्ष, और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है D. उपरोक्त सभी। व्यवसाय के लक्षण में आपका कुछ निश्चित कौशलों की आवश्यकता होती है, कौशल जन्मजात नहीं होता है, समाज में समकक्ष, ये सब चीज़ें इसमें इसके लक्षण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का विज्ञान तथा शिक्षण की कला को दिया। पहला ऑप्शन है B. F. स्किनर ने, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट मेयर ने, थर्ड ऑप्शन थॉमस ग्रीफ ने, और लास्ट ऑप्शन नॉर्मन क्राउडर ने। तो इसका आंसर है A. B. F. स्किनर ने। अधिगम का विज्ञान तथा शिक्षण की कला को B. F. स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण मशीन का निर्माण किसने किया। पहला ऑप्शन है सिडनी एल प्रेसी ने, दूसरा ऑप्शन है B. F. स्किनर ने, थर्ड आपका स्मिथ एंड मूरे ने, और लास्ट ऑप्शन लीथ ने। इसका आंसर है A. सिडनी एल प्रेसी ने। शिक्षण मशीन का निर्माण आपका सिडनी एल प्रेसी ने 1920 में किया था। इसी में आप एक चीज़ और देखेंगे, सिडनी एल प्रेसी ने कब किया था, 1920 में। ये भी आप लोग ध्यान रखें, कई बार इसका डेट भी पूछ लेता है कि किस सन में इसका निर्माण किया गया था। 1920 में सिडनी एल प्रेसी ने शिक्षण मशीन का निर्माण किया था। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पत्राचार शिक्षा का आरंभ किया। पहला ऑप्शन है K.L. शिमाली ने, दूसरा ऑप्शन है A.S. कोठारी ने, थर्ड ऑप्शन है आपका मुदालियर ने, और लास्ट ऑप्शन है रामा रेड्डी ने। इसका आंसर है A. K.L. शिमाली ने। भारत में पत्राचार शिक्षा का आरंभ सबसे पहले K.L. शिमाली ने किया था। इसी में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि पत्राचार शिक्षा का मुख्य क्रिया कौन सी होती है, तो इसमें आपका संपर्क कार्यक्रम होते हैं, अनुभव शिक्षण होता है, और साथ साथ गृह अनुदेशन भी होता है।
इसमें अगर हम बात करें कि भारत में पत्राचार शिक्षा का विकास कब हुआ, तो उसका भारत में शिक्षा का प्रसार कब हुआ, आपका 60 के दशक में हुआ था। यानी कि भारत में पत्राचार शिक्षा का विकास आपके 60 के दशक में हुआ था। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है जब चाहो तब सीखो, गृह अध्ययन से और डाक द्वारा शिक्षा। ये सभी चीज़ें आपकी पत्राचार शिक्षा से संबंधित है। इसके उद्देश्य की बात करें तो जब चाहो सीखो, गृह अध्ययन से और डाक द्वारा सीखना इसका उद्देश्य है। भारत में आपका पत्राचार शिक्षा का विकास कब हुआ था? 60 के दशक में हुआ था। और वहीं हम बात करें कि इसकी मुख्य क्रिया कौन सी है, तो संपर्क कार्यक्रम, अनुवर्ग शिक्षण, गृह अनुदेशन इसमें कार्य है, इसके क्रिया हैं। और इसका आरंभ किसने किया था? KL श्रीमाली ने किया था। तो ये आपको पूरा याद रखना है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। एक एक टॉपिक आपके लिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो भी आपको देखने हैं। वीडियो अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ साथ में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।